बैक्टीरिया ई कोलाई पर विचार कीजिए। आपने इसके बारे में अवश्य सुना होगा। इस ई कोलाई बैक्टीरिया में एक गोलाकार क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र होता है, जिसके भीतर वे सभी जीन मौजूद होते हैं जो इसके जीवित रहने और जनन करने के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे भोजन पचाने, डीएनए की प्रतिकृति बनाने, कोशिका भित्ति का निर्माण करने, कोशिका का विभाजन करने। इस तरह के सभी कार्यों के लिए जरूरी पदार्थों के लिए कोड करने वाले जीन ई कोलाई के इस क्रोमोसोम में मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसमें ऐसे जीन भी हो सकते हैं जो किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं या ऐसे प्रोटीन के लिए कोड करते हैं जिन्हें हमने अभी तक नहीं खोजा है, और ये सभी जीन इस एकल गुणसूत्र के भीतर पैक होते हैं। अब एक प्रश्न पर विचार कीजिए। क्या आपको लगता है कि जब कोई खाद्य स्रोत उपलब्ध नहीं है यानी भोजन उपलब्ध नहीं है, तब ई कोलाई को भोजन पचाने वाले प्रोटीन और एंजाइम को संश्लेषित करने की आवश्यकता होगी? या जब यह अपने डीएनए की प्रतिकृति नहीं बना रहा होता है, तब डीएनए पॉलीमरेज को संश्लेषित करने की आवश्यकता होगी? इस प्रश्न का उत्तर इस तथ्य में निहित है कि किसी भी प्रोटीन का संश्लेषण करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन ये जीव इतने छोटे होते हैं कि इन्हें अपनी अधिक से अधिक ऊर्जा बचाना होता है, क्योंकि ये जो भी थोड़ी बहुत ऊर्जा उत्पन्न कर पाते हैं उसका उपयोग ये अपना अस्तित्व बनाए रखने और प्रतिकृति बनाने के लिए कर लेते हैं। इसलिए ये अनावश्यक कार्यों में अपनी ऊर्जा बिल्कुल भी खर्च नहीं कर सकते। इस तरह के अनावश्यक कार्यों का एक उदाहरण किसी विशिष्ट समय पर ऐसे प्रोटीनों का संश्लेषण करना है जिनकी इन्हें उस समय आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए, जिस समय भोजन का कोई स्रोत उपलब्ध नहीं है उस समय भोजन को पचाने के लिए एंजाइमों को स्रावित करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे केवल ऊर्जा की बर्बादी होगी। तो अब प्रश्न यह है कि ई कोलाई अपनी ऊर्जा को इन अनावश्यक कार्यों में खर्च होने से कैसे बचाता है? इसका उत्तर यह है कि इसके लिए वह अपने विभिन्न जीनों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है। इसका मतलब कोई जीन केवल तभी अभिव्यक्त होता है जब उसकी आवश्यकता होती है। यदि किसी समय किसी जीन की आवश्यकता नहीं है या जब उस जीन से संबंधित प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है, तब वह जीन अभिव्यक्त नहीं होता है। लेकिन यह जीनों की अभिव्यक्ति को कैसे नियंत्रित करता है? तो इसके लिए ई कोलाई विभिन्न ऑपेरॉन का उपयोग करता है। अब ये ऑपेरॉन क्या होते हैं? तो ऑपेरॉन एक डीएनए अनुक्रम होता है। इसमें एक प्रोमोटर स्थल होता है जो एक रेगुलेटरी सीक्वेंस यानी नियामक अनुक्रम का हिस्सा होता है। यह प्रोमोटर विशिष्ट जीनों का ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन करने में भाग लेता है, जो इसके स्ट्रक्चरल जीन यानी संरचनात्मक जीन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, इस डीएनए अनुक्रम में यह एक प्रोमोटर है जिसे हमने अंग्रेजी के पी अक्षर से दर्शाया है, और यह प्रोमोटर जीन ए, जीन बी और जीन सी की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है, जो कि इसके संरचनात्मक जीन हैं। यदि आपने पिछले वीडियो देखे हैं तो आपको याद होगा कि प्रोमोटर ही वह स्थान होता है जहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है और अनुलेखन का कार्य शुरू करता है, और जब अनुलेखन शुरू हो जाता है तो उसके साथ ही ये तीनों जीन भी संश्लेषित होने लगते हैं, और इससे जो प्रोटीन बनते हैं वे सभी एक समान कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम भोजन को पचाने की बात कर रहे हैं तो ये सभी प्रोटीन भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। नियामक अनुक्रम का एक अन्य भाग ऑपरेटर स्थल होता है। यह स्थल प्रोमोटर के लिए मेन स्विच की तरह काम करता है। इसका मतलब ऑपरेटर प्रोमोटर को चालू या बंद कर सकता है। इसके अलावा नियामक अनुक्रम का एक अन्य हिस्सा भी होता है जिसे रिप्रेसर कहा जाता है, जिसके बारे में हम आगे समझने वाले हैं। तो इस प्रकार ये ऑपेरॉन के विभिन्न भाग हैं, यानी प्रोमोटर, संरचनात्मक जीन और नियामक अनुक्रम के अन्य भाग। अब चलिए समझते हैं कि लैक ऑपेरॉन क्या होते हैं। तो लैक ऑपेरॉन का मतलब लैक्टोज को पचाने में सहायता करने वाले डीएनए अनुक्रमों के समूह से है। आपको ज्ञात होगा कि लैक्टोज एक डाइसैकेराइड शर्करा होती है जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनी होती है।
इसलिए इसे पचाने का मतलब है इसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ना। अब यदि हम ई कोलाई की बात करें तो यह अपने ऊर्जा स्रोत के रूप में हमेशा केवल ग्लूकोज का उपयोग करना पसंद करता है। इसलिए जब ग्लूकोज उपलब्ध होता है तब ई कोलाई इसे एरोबिक या एनारोबिक श्वसन के द्वारा तोड़कर सीधे ऊर्जा उत्पन्न कर लेता है। लेकिन जब ग्लूकोज उपलब्ध नहीं होता है बल्कि केवल लैक्टोज उपलब्ध होता है तब वह ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सीधे लैक्टोज का उपयोग नहीं करता है, बल्कि इसे पहले ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है और फिर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ग्लूकोज का उपयोग करता है। और यहाँ पर लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ने की प्रक्रिया लैक ओपेरॉन द्वारा नियंत्रित होती है। इस प्रकार लैक ओपेरॉन लैक्टोज को पचाने में सहायता करता है। अब लैक ओपेरॉन के विभिन्न भाग कौन से होते हैं? तो इसमें एक प्रोमोटर स्थल होता है, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था, और यह प्रोमोटर स्थल एक रिप्रेसर स्थल की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है। ध्यान दें, यह वही रिप्रेसर है जिसका उल्लेख हमने थोड़ी देर पहले रेगुलेटरी सीक्वेंस यानी नियामक अनुक्रम के एक हिस्से के रूप में किया था। यह रिप्रेसर स्थल, जिसे हम अंग्रेजी के आई अक्षर से दर्शाते हैं क्योंकि यह अंग्रेजी के इनहिबिटर शब्द से लिया गया है जो आई से शुरू होता है, यह रिप्रेसर प्रोटीन के लिए कोड करता है। अब यह रिप्रेसर प्रोटीन क्या करता है, इसे हम बस थोड़ी ही देर में समझेंगे। इस प्रकार यह प्रोमोटर स्थल रिप्रेसर स्थल की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है। लेकिन ध्यान दें, यहाँ एक और प्रोमोटर स्थल भी होता है जो इन संरचनात्मक जीनों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है। अब लैक ओपेरॉन में ये 3 संरचनात्मक जीन कौन से होते हैं? तो इन्हें लैक जेड, लैक वाई और लैक ए जीन कहा जाता है। इनमें से लैक जेड बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए कोड करता है, जो कि लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ने वाला मुख्य एंजाइम है। इसी तरह लैक वाई जीन परमीएज के लिए कोड करता है, जो कि एक वाहक प्रोटीन होता है जो लैक्टोज के लिए कोशिका की पारगम्यता को बढ़ाता है। यह उस समय बहुत उपयोगी होता है जब भोजन के स्रोत के रूप में केवल लैक्टोज उपलब्ध होता है। चूँकि परमीएज लैक्टोज के लिए कोशिका की पारगम्यता को बढ़ा देता है, इसलिए ई कोलाई अधिक से अधिक लैक्टोज को अवशोषित कर पाता है ताकि इसे तोड़कर वह ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ग्लूकोज प्राप्त कर सके। इसी तरह लैक ए जीन ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम के लिए कोड करता है। हालांकि लैक ओपेरॉन के संदर्भ में ट्रांस एसिटाइलेज की भूमिका अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन कुछ अध्ययन यह दर्शाते हैं कि यह भी किसी न किसी तरह से लैक्टोज के पाचन में मदद करता है। अब यहाँ एक ऑपरेटर स्थल भी होता है और जैसा कि मैंने पहले बताया था, यह प्रोमोटर के लिए मेन स्विच की तरह काम करता है, यानी यह प्रोमोटर को चालू या बंद कर सकता है और इस कार्य में इसकी सहायता करता है रिप्रेसर प्रोटीन। लेकिन रिप्रेसर प्रोटीन यह कैसे करता है, चलिए समझते हैं। तो जब लैक्टोज उपलब्ध नहीं होता है तब यह रिप्रेसर प्रोटीन लैक ओपेरॉन के ऑपरेटर क्षेत्र में जाकर उसे बांध लेता है तथा आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर तक पहुंचने से रोक देता है। इससे आरएनए पॉलीमरेज अब इन 3 जीनों यानी लैक जेड, लैक वाई और लैक ए का अनुलेखन नहीं कर पाता है, जिसके कारण बीटा गैलेक्टोसिडेज या परमीएज या ट्रांस एसिटाइलेज का उत्पादन भी नहीं होता है। इस प्रकार यह ऊर्जा बचाने के एक तंत्र के रूप में काम करता है और यह तर्क संगत भी है, क्योंकि जब लैक्टोज उपलब्ध नहीं होता है तब इसे पचाने में भाग लेने वाले किसी प्रोटीन या एंजाइमों का उत्पादन करने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब चलिए समझते हैं कि जब लैक्टोज उपलब्ध होता है तब क्या होता है। तो जब लैक्टोज उपलब्ध होता है तब यह स्वयं जाकर रिप्रेसर प्रोटीन से बंध जाता है, जिसके कारण अब यह रिप्रेसर प्रोटीन लैक ओपेरॉन के ऑपरेटर स्थल को नहीं बांध पाता है। इसलिए अब आरएनए पॉलीमरेज आसानी से प्रोमोटर स्थल तक पहुंच जाता है और इन 3 संरचनात्मक जीनों यानी लैक जेड, लैक वाई और लैक ए का अनुलेखन करने लगता है। यह इन 3 जीनों का अनुलेखन पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए के रूप में करता है, जो कि एक एकल एमआरएनए होता है और इसी एमआरएनए में दर्ज सूचना के आधार पर
बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमीएज और ट्रांस एसिटाइलेज का उत्पादन होने लगता है। इसके बाद बीटा गैलेक्टोसिडेज लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ने लगता है और फिर इनमें से ग्लूकोज का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कर लिया जाता है। इस प्रकार ई कोलाई लैक्टोज की उपस्थिति या उसकी अनुपस्थिति के आधार पर इन 3 जीनों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है और अपनी ऊर्जा को बचा पाता है।